अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 हो जाता है। बेटा इसको आपने ऐसे नहीं देखना कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 हो गया। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो जो 5 नंबर उसके हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, साथ में -1 और हो जाएगा। अब आपको यही तो स्ट्रेटेजी समझनी है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और उसमें इंपॉर्टेंट कि क्या छोड़ना है, वो ना वो आपका टाइम वेस्ट करे। एक पेज में ही पूरे चैप्टर की समरी होनी चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, तब एक पेज के अंदर ऐसे आपको हर एक चैप्टर का बनाना है और फिर फाइनल आपको सारे चैप्टर्स का एक एक्यूमुलेटेड बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप सब CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है आपका, उसमें अप्लाइड मैथ्स के डोमेन सब्जेक्ट में कैसे आप लोग 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हो। तो सारी स्ट्रेटेजी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और क्या तरीके हैं जो आपको इस डोमेन सब्जेक्ट में फुल मार्क्स दिला सकते हैं, 200 आउट ऑफ 200 दिला सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक बने रहना है और सारा फोकस आपका इस तरफ होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 10 सेशन बेटा। सबसे पहला जो आपके पास स्ट्रेटेजी है उसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। ये कोई आपका CBSE का एग्जाम नहीं है जहां पर आपने चीजों को समझा, लर्न करा, प्रैक्टिस करा और आपने पेपर अटेम्प्ट करा और फिर आपका एक स्कोर आ गया और आप लोग पास या फेल या फिर जो भी आपकी पोजीशंस है वो आपने ग्रैब कर ली। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे पहला रूल जो है वो है कि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर मार्क्स अचीव नहीं करने हैं, आपको सिर्फ दूसरों से बेहतर होना है। ठीक है, आपको दूसरों को कंपीट करके आगे बढ़ना है, आपको दूसरों से बेहतर होना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो एग्जाम पैटर्न को समझने की। मैं यहां पर सिर्फ मैथ्स के या फिर अप्लाइड मैथ्स के डोमेन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं जनरल टेस्ट या इंग्लिश या और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अब सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न को समझे तो जो आपके पास मैथ्स का, ठीक है, जब मैं मैथ्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो दैट मीन्स मैं अप्लाइड मैथ्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास पैटर्न जो है उसमें आपको पता है कि हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे, दो सेक्शन आएंगे हमारे पास। ठीक है, और आपका पेपर कोड जो रहेगा दैट वुड बी 319। ठीक है, 319 इज योर पेपर कोड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपका पेपर कोड क्या है, पेपर कोड इज 319। ठीक है, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का सेम ही पेपर कोड है। ठीक है, दैट इज 319 और दोनों के लिए जो पेपर रहेगा वो सेम रहेगा, बस सेक्शंस अलग अलग होंगे जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास अप्लाइड मैथ्स के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, और इन 50 क्वेश्चंस में से हमारे को 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 45 मिनट्स। तो इन 45 मिनट्स आपको ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप एक रफ आइडिया लेके चलो तो अराउंड 1 मिनट ही मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए, बिकॉज एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ओवल्स भी फिल करने हैं वहां पर। ठीक है, तो उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो 1 मिनट में आपको एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको सॉल्व भी करना है और ये मान के चलिए कि आपको मार्क भी करना है, बिकॉज 5 मिनट आपके पास कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर हम एक एवरेज मान के चलें तो एवरेज आपके पास 1 मिनट पर क्वेश्चन है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपेयर करना है कि आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। 1 क्वेश्चन में कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स। तो यानी कि हमारे पास 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 40 क्वेश्चंस में हमारे पास हो गए
200 मार्क्स। तो जो हमारा टोटल है 200 मार्क्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग हेयर। ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास? एक नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी है यहां पर। तो चीजें तो आपको करनी ही है 1 मिनट में, और गलती से अगर वो गलत हो गया तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है। और सर नेगेटिव मार्किंग किस तरह से है? नेगेटिव मार्किंग है -1 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 हो जाता है। बेटा इसको आपने ऐसे नहीं देखना कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 हो गया। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो जो 5 नंबर उसके हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, साथ में -1 और हो जाएगा। तो यानी एक क्वेश्चन गलत होते ही आपके 6 मार्क्स का लॉस हो जाता है। एक क्वेश्चन गलत होते ही आपका 6 मार्क्स का लॉस हो जाता है बेटा। तो इसलिए आपको अपनी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, याद रखना ये वर्ड एक्यूरेसी, ये बार बार हम यूज करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। आपकी एक्यूरेसी हमेशा क्या होनी चाहिए? 110% होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत हो गया तो बेटा 6 नंबर जाएंगे, 5 नंबर उस क्वेश्चन के तो गए ही गए, प्लस दूसरे क्वेश्चन के भी वो -1 ले गया। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि गलत नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो सिर्फ 5 नंबर जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर और चला जाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। जैसे आपको मैं पहले ब्रीफ दे रहा हूं कि आपके पास चीजें हैं क्या। तो पहले आपको पता तो पड़े कि आपको लड़ाई लड़नी किससे है, फिर हम बात करेंगे कि कैसे लड़नी है। तो पहले हम समझते हैं कि क्या है हमारे पास कंडीशंस, क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या सेक्शंस हैं। ये सारी बातें बेटा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया जी हमारे पास 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें से हमारे को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे इन 45 मिनट्स, ठीक है ना। एवरेज आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपको मान लो वो नहीं करना, बिकॉज 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे। बट आपको पहले क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। तो उसको पढ़ने में जो टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए हमने अलग से 5 मिनट छोड़ दिए। तो एवरेज आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, और उसी में आपको उसका आंसर OMR शीट में फिल भी करना है। तो सारा काम 1 मिनट में हो गया। तो यानी कि जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, वो स्ट्रेटेजी यहां पर नहीं चल सकती। बोर्ड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। वहां पर आपको सब्जेक्टिव वे में पूरा सॉल्व करना होता है, पूरी चीजें लिखनी होती है, और फिर आप उसको आंसर सबमिट करते हो। बट यहां पर आपके पास बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि हमारे को लिखना तो भाई मिनिमम है, क्योंकि 1 मिनट ही है मेरे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर मैं उसमें पूरा पूरा लिख के करने लग गया तो क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, बट शायद सिर्फ मैं पेपर में 2 या 4 क्वेश्चन ही कर पाऊं। अगर मैं CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया, तो दैट मीन्स हमारे पास पूरे पेपर में भाई 40 मिनट में क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे बस। अब उसमें भी मान लो कोई गलत हो गया, फाइनल आंसर आपका मैच नहीं करा, पूरी मेहनत करी, फाइनल आंसर आपका कुछ और आया, ऑप्शन में आपको मिला नहीं, तो वो भी मेहनत गई। फिर आपने गलती से कभी रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर दिया तो भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग में से नंबर गए। तो यहां पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है ये समझ लें। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया जी 50 क्वेश्चन में से 40 करने हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है, तो 200 मार्क्स हो गए टोटल, और हर गलत क्वेश्चन का -1 होने वाला है। चलिए जी, अब बात करते हैं बेटा हम लोग कि हमारे पास जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम सीधा बात करेंगे पहले कि एनालाइज द एग्जाम सिलेबस। बट सिलेबस से पहले एक बार मैं आपको सिलेबस के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बार जो पैटर्न है उसको और ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं कि हमारे पास मैथ्स में, मैं सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के बारे में बताऊंगा आपको, हालांकि ये चीज सेम रहेगी कोर मैथ्स के लिए भी। आपके पास 2 सेक्शन होने वाले हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन B2। तो अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए सेक्शन का नाम है, जो दूसरा सेक्शन है वो B2 सेक्शन है, और कोर मैथ्स के लिए सेक्शन B1 बन जाता है, ठीक है। बट जो सेक्शन ए है
सेक्शन ए आपको याद रखना है कि वो आपके पास कंपलसरी है। कंपलसरी किसके लिए? फॉर बोथ अप्लाइड एंड कोर मैथ्स। ठीक है, ये सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है दोनों कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहां पर आपको याद रखना है कि इस सेक्शन में आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे और दीज क्वेश्चंस आर ऑल कंपलसरी, नो चॉइस इज हियर। यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। ये 15 के 15 क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए? कंपलसरी है। ठीक है, और बाकी आपके पास जो 35 क्वेश्चंस हैं वो यहां पर होंगे सेक्शन B2 के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले सिलेबस के अंडर होंगे। ठीक है, जो प्योर अप्लाइड मैथ्स वाले सिलेबस के अंडर होंगे। और इन 35 क्वेश्चंस में से आपको एनी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां से बेटा पूरी एग्जाम का जो प्रिपरेशन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। बिकॉज ये 15 क्वेश्चंस के अंदर जो जो टॉपिक कवर अप आपको करने हैं वो उतनी बारीकी से करने हैं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बिकॉज ये क्वेश्चन कंपलसरी है। यहां पर फिर भी आपके पास लिबर्टी रहेगी कि आप 10 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। तो दैट मीन जो ये 35 क्वेश्चंस का सिलेबस है आप उसमें से चाहो तो कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हो, कि बाकी चीजें आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि इसमें से अगर आप 1-2 टॉपिक अगर छोड़ भी देते हो तो वो उन 2 क्वेश्चन में आ जाएगा जिनको आपको लीव करना है। बिकॉज यहां पे सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट इन क्वेश्चंस के लिए जो टॉपिक है उसमें से हर एक टॉपिक की मास्टरी लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, तभी आप यहां पर वो एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे 110% वाली। तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वो -6 नहीं होंगे आपके। ठीक है, उसको 5 -1 नहीं समझना, -6 समझना है कि हमारे टोटल स्कोर में से 5 नंबर क्वेश्चन का भी गया और -1 नेगेटिव मार्किंग वाली पेनल्टी भी बढ़ गई हमारे को। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेटा यहां पर आपको सबसे पहले एनालाइज करना है एग्जाम सिलेबस को। मैं यहां पर पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे जिसके अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि भाई किस चैप्टर में क्या प्रिपेयर करना है। बट कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले। अब एनालाइज करना है आपको एग्जाम सिलेबस में, तो सबसे पहले कि जो आपके पास सिलेबस है किसका, ऑफ सेक्शन ए, सिलेबस ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, सिलेबस ऑफ सेक्शन ए क्या है आपके लिए भाई, ये आपका रामबाण है, ये आपका रामबाण है। इसका इस्तेमाल आपको करना है बिकॉज 15 के 15 क्वेश्चन आपके यहां पर सही होने चाहिए। आपके पास यहां पर 15 के 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो ये रामबाण है, इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यानी कि आपको ये टॉपिक जो आएंगे उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें 15 × 5 75 नंबर तो पूरे खड़े हैं आपके। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक अगर हम बात करें बेटा, तो मैट्रिसेस है इसके अंदर, डिटर्मिनेंट्स है। बट डिटर्मिनेंट्स में जैसे कि इस साल वैसे सीबीएसई से ही लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल डिलीटेड था, लास्ट ईयर वो था सीबीएसई के सिलेबस में, बट सीयूटी के सिलेबस में वो है ही नहीं। क्योंकि बेटा सीयूटी को भी पता है, एनटीए को भी पता है कि भाई जो बच्चा है उसको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो वो ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्टिव टॉपिक देगा ही नहीं। क्वेश्चन ही ऐसे बनेंगे जो पॉसिबल हो, 1 मिनट में सॉल्व होने के लायक हो। तो आपको भी बेटा टॉपिक्स ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चंस भी वही प्रिपेयर करने हैं कि आपको 1 मिनट के अंदर उनका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है ना, तो वहां पर जैसे थ्योरम के प्रूफ्स वगैरह हैं वो अब आपको नहीं करने। आपको थ्योरम पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका अब आपको प्रूफ नहीं करना। अब उसको यूज करके कोई आपके पास रिजल्ट बन सकता है तो वो समझ में आता है। जैसे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0, ये थ्योरम भी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट यूज करने के क्वेश्चन में कहीं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है ऑर्डर 3 की, तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में उसका आंसर डिटरमाइन बता सकते हैं कि 0 आएगा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन करने सीखने,
वो हम डिटेल में करेंगे सारी चीजें जब हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ समझना है कि भाई क्या क्या है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है आपके पास, देन आपके पास कैलकुलस है। अब कैलकुलस में भी आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपके पास बड़े बड़े प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि वो रिजल्ट आपको सीधा एनालाइज करना होगा। फिर इंटीग्रेशन भी है आपके पास मैक्सिमा मिनिमा है, और यहां पर बेटा आपके पास कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जैसे ये टॉपिक इस साल सीबीएसई से डिलीटेड है, कोर बैच में तो डिलीटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसको दोबारा पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। देन अगर हम बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन आपके पास मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देन आपके पास एरिया अंडर कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए यहां पर एडवांटेज है, बिकॉज वो यहां पर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ते हैं। बट क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, सेक्शन ए के पार्ट के अंदर यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ किसका आएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, ठीक है। ऑर्डर डिग्री तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फॉर्मेशन भी आएगी, बट सॉल्यूशन में सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर आपकी स्ट्रेटजी होगी कि भाई होमोजीनियस और उस पर तो टाइम लगाना ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ग्रोथ डिके वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपका देखो, अब आपको यही तो स्ट्रेटजी समझनी है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और उसमें इंपॉर्टेंट कि क्या छोड़ना है, वो ना वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए, इसलिए ये सेशन बनाए गए हैं कि आप लोगों को एक बार पता लग जाए कि यार जो आपने बोर्ड की प्रिपरेशन करी है उसमें आपके बेसिक्स तो कवर हो रहे हैं सीयूटी के लिए, बट तैयारी बिल्कुल अलग चलेगी, तैयारी बिल्कुल अलग चलेगी। तो यानी कि उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब ये तो हो गया बेटा सेक्शन ए का पार्ट, फिर इसमें आपके पास एलपीपी भी आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी आपके पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिर्फ क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो कोर मैथ्स वाले पढ़ते ही नहीं है, तो यानी यहां पर वो भी नहीं आएगी। तो यहां पर भी आपको बेटा एडवांटेज मिल गया। तो ये आपको समझना है बेटा चीजों को, ठीक है। आगे की बात करें अगर हम लोग कि जो सेक्शन B2 है हमारा अप्लाइड मैथ्स का, अब बेटा इसके अंदर जैसे जो बात करूं अगर मैं, तो जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, क्वांटिफिकेशन, डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया, हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास उन सारे टॉपिक्स में भी हमारे को सिर्फ वही क्वेश्चंस पिक करने हैं जो आपके पास ऑब्जेक्टिवली सॉल्व हो सके, मतलब जिनका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन ना हो। तो यानी हमारे को फोकस किस पे करना है, फोकस मेनली ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, कई बार आपके पास बेसिक थ्योरी से भी क्या होता है, बेसिक थ्योरी से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, अब वहां पर थोड़ा हम लोग इतना बड़ा टेस्टिंग वाला पार्ट करते रहेंगे सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए तो कर रहे हो आप लोग, ठीक है, टी टेस्ट आप पढ़ रहे हो, बट यहां पर उसमें सिर्फ थ्योरी है उस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उस चैप्टर से सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जा रहा है, तो उस चैप्टर को आपको थ्योरेटिकली प्रिपेयर करना है। तो वहां से आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलेंगे जो ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें जो नेक्स्ट चैप्टर जैसे एलपीपी है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चैप्टर पूरा है आपके पास सिलेबस के अंदर, बट आपके पास फोकस होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उस टॉपिक से। आपको थोड़ा ना वहां पे ग्राफ बनाना होगा, वहां हो सकता है कि ग्राफ बन के आए पेपर के अंदर और फिर वहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। तो यानी आपको अपने जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो याद रखना आपने कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और सबसे बड़ी बात कि व्हाट टू स्किप, और जिसको हम बोल सकते हैं व्हाट नॉट टू स्किप,
बट नॉट टू स्टडी। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस चैप्टर में से कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है, कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव वे में इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये भी आपने सीखना है। ये हम लोग जब जब क्लासेस के साथ जब चैप्टर उठाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बोली है कि 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं। तो 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो दैट मीन्स आप कोई एक टॉपिक तो स्किप कर सकते हो। वो सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है भाई, किसी को कोई सा चैप्टर इजी लगता है, किसी को कोई सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे। बट हाँ, आपको कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो पाएगी। क्योंकि 10 क्वेश्चन हमें पता है छोड़ने हैं, तो अगर मेरे माइंड में पहले से ही पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ना है, तो उसमें जो मैं टाइम इन्वेस्ट करने वाला था वो मैं टाइम उस जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। भाई जिसके क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं उसमें इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कर डालूंगा कि उसमें से कभी मेरे से गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको सारा पेपर तो करना नहीं है, 10 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं। ठीक है, तो वो 35 क्वेश्चन वाला जो सिलेबस है उसमें से आपने खुद डिसाइड करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, बट कौन सा टॉपिक स्किप करना है आपको। बेटा स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट बनना है। ये नहीं कि भाई आपको बस लगे हुए हैं कि भाई ये भी कर लूं वो भी कर लूं, वो बोर्ड के लिए ठीक है। यहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक ही रूल है कि आपको दूसरों से बेटर होना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा अगर स्मार्ट निकला आपसे, वो ज्यादा टाइम में क्वेश्चन कर जाएगा आपसे, गए फिर आप पीछे रह गए, एक नंबर से ही रैंक पीछे हो जाती है। तो ये बात का बेटा बहुत ध्यान रखना है। 15-20 लाख बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं इस बार सीयूईटी, तो कैसे आपको उनमें से अलग से निकल के आना है। तो इसके लिए क्या पढ़ना है ये तो बहुत जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। क्योंकि जिस टॉपिक को आप छोड़ोगे उसका टाइम तो जिस टॉपिक को पढ़ना है उस पर दोगे और फिर उस पर एक्यूरेसी मेंटेन करोगे। तो ये बेटा हमारे पास कुछ मेन बातें हैं। देन आपको क्या करना है, लर्न द बेसिक्स एंड ट्रिक्स। सिर्फ बेसिक अच्छा होने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इससे काम नहीं चलेगा। ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की भी कैसे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट सॉल्विंग। बहुत अजीब सी बात है, क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ के ही, मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व कर लेना, ऐसी भी ट्रिक्स है। कुछ तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, बट ये बहुत ही कम, 10-15 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे क्वेश्चन को पढ़ते ही। तो ऐसी ट्रिक्स भी आपको सिखाएंगे यहां पर, बट उसके लिए पहले आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज ट्रिक उसी को समझ में आएंगी जिसको बेसिक समझ में आता है। जिसको बेसिक ही समझ में नहीं आता वो गड़बड़ कर देगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो आप लोगों को भी शायद ये नहीं पता होगा। अब आपको याद है कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है ना। बट वो सिर्फ और सिर्फ तभी 0 होता है जब ऑर्डर 3 हो। अगर ऑर्डर 2 की आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी, आपको वही याद रहेगा कि 0 करना है। दैट मींस आपका बेसिक कच्चा है। ठीक है ना, ट्रिक तो लगा दी, यहां पे डिटरमिनेंट पूछा है 0 होता है, फटाफट सर ने सिखाया था। और भाई जी सर ने ये क्यों नहीं बताया कि ऑर्डर 3 के लिए 0 होता है, ऑर्डर 2 के लिए नहीं होता। तो वो बेसिक बेटा आपके जब स्ट्रांग होंगे तभी आपको ट्रिक्स समझ में आएंगी, और कैसे उनको यूज करना है ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रिक्स भी बेटा पूरी मिलेंगी। सारी क्लासेस में फोकस रहेगा, पहले बेसिक स्ट्रांग करवाएंगे, फिर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, और फिर कैसे ट्रिक्स यूज करनी है। ट्रिक्स कभी भी पहले नहीं बताएंगे। आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो पहले ही ट्रिक बता देंगे, ये लो जी क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगाओ सॉल्व कर दो। तो 2-3 क्वेश्चन में तो चल जाएगी, पर कहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया तो ट्रिक भी आपकी ट्विस्टेड हो जाएगी और गलत करवा देगी। 6 नंबर गए आपके, बहुत पीछे हो गए आप। 15 लाख बच्चों में बहुत पीछे हो गए आप, एक क्वेश्चन गलत होते ही। तो पहले बेसिक स्ट्रांग करेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना सीखेंगे पहले, और लास्ट में ट्रिक सीखेंगे। जब आपकी मास्टरी हो चुकी होगी तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रिक कैसे कब कहां यूज करनी है। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें बेटा लास्ट पॉइंट की कि शार्पन द टूल्स। ठीक है, शार्पन द टूल्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपके पास स्मार्ट नोट्स। अब ये स्मार्ट नोट्स क्या है, अब बेटा ये सीबीएसई एग्जाम नहीं है कि जहां पर आपने पूरे फॉर्मूले लिख रहे हो, इसमें आप फिर थ्योरम्स लिख रहे हो, उनका प्रूफ लिख रहे हो, फिर सारे नोट्स बना रहे हो। स्मार्ट नोट्स मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट मैप होना चाहिए। आपके पास कॉन्सेप्ट मैप होना चाहिए हर एक चैप्टर का। ठीक है, क्या एक पेज में ही पूरे चैप्टर की समरी होनी चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, सब एक पेज के अंदर ऐसे आपको हर एक चैप्टर का बनाना है। और फिर फाइनल आपको सारे चैप्टर्स का एक एक्यूमुलेटेड बनाना है कॉन्सेप्ट मैप।
ठीक है, एक ही ट्री से आपने सब बना देना है, ये अभी आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा इसके। देन आपके पास बचे आता है कि प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद घर पर सेल्फ एवेल्युएशन करनी है। सेल्फ इवैल्यूएशन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, भाई आपने प्रैक्टिस तो बहुत करी, ठीक है, आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से आपके पास टॉपिक्स कवर होंगे, आप चीजें सीखोगे। बट जब तक आपने सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करा, अब सेल्फ इवैल्यूएट का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 200 क्वेश्चन कर लिए तो मैं बहुत पढ़ लिया, नहीं, टाइमर लगा के बैठोगे आप, 40 मिनट 40 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन घर पे खुद करोगे तब आप अपने आप को ऑप्शंस नहीं दोगे, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आप 40 क्वेश्चन 40 मिनट में टाइम करोगे। आप देखो पहले दिन आपके पास हो सकता है कि 40 मिनट में सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, उसमें से भी कुछ गलत हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, होता है ऐसा, हर बच्चे के साथ होता है, हर टॉपर के साथ ऐसा होता है। बट टॉपर वही बच्चा बन पाता है जो इस चीज को मेंटेन रखता है, कंटिन्यू करता है और अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। आपने पहले टेस्ट दिया, कोई बात नहीं, रिजल्ट जैसा मर्जी आए, आपने इवैल्यूएशन करना है कि कहां का गलती हुई और क्यों हुई। अगर आपको कोई रॉन्ग आंसर आया उस पर फोकस करो कि आपने क्यों इसको आपने ये ऑप्शन मार्क करा, क्या गलती आपने करी, एनालाइज करो उसको, समझो, फिर दोबारा से प्रिपेयर करो और फिर ऐसे ही नेक्स्ट 2-3 दिन बाद दोबारा से सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट लो। धीरे धीरे आपकी बेटा एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी एंड जब जब एग्जाम पास आएंगे तो दैट मीन्स आप उस समय पूरे तैयार हो चुके होंगे। बाकी स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे अभी ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, बट आपने ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली है, आपको पता है कि पहले से ही सेल्फ इवैल्यूएशन करके चलनी है, 1 महीने पहले से शुरू कर देना ऐसा काम, बल्कि आप चैप्टर वाइज करो। आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया, प्रैक्टिस सेशन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, चलो जी आज बैठ के सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं। 40 मिनट का टाइमर लगा है, 40 क्वेश्चन रखे, करा दी, मान लो 20-25 क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद दोबारा से उसी चैप्टर का टेस्ट कर लिया, क्लास में दूसरा चैप्टर चल रहा होगा बट प्रीवियस टेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन भी होगी। तो ये सब बेटा आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहनी है, बट हम तो करवाएंगे, बट जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है वो इतना हाई रहना चाहिए कि आपको कभी भी ये ना सोचना पड़े यार नहीं क्या फालतू का है, एडमिशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बेटा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 20 लाख बच्चे बैठे हैं, अब खुद सोच लो कितनी सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। देन बेटा अच्छा इसके अंदर आपके पास जो टूल्स के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, फॉर्मूले, ठीक है ना, जो फॉर्मूले हैं बेटा वो आपकी टिप्स पर होने चाहिए। फॉर्मूले कहीं आपने अगर सोच रहे हो, अगर आपने एग्जाम डे के अंदर 1 सेकंड भी अगर फॉर्मूला सोचने पे वेस्ट कर दिया तो बेटा बहुत बुरी बात है, ये मजा नहीं आया। फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए, बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपके पास तैयार रहने चाहिए, ये नहीं सोचा अरे यार अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अच्छा इंटीग्रेशन, अच्छा आप तो अप्लाइड वाले हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x क्या होगा, नहीं, सीधा पता है log mod 1 + x, दिमाग बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। देन सो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके बारे में भी बोला भी मैंने कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन में आप तो खुद क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर कहीं से भी उठाओगे बैठोगे, बट मॉक टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, बिकॉज टेस्ट सीरीज में आपको पता लगेगा कि आप कॉम्पिटिटिवली बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। भाई सेल्फ इवैल्यूएशन में तो आप अपने आप के साथ ही कंपीट कर रहे हो ना, बट टेस्ट सीरीज जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ज्वाइन करोगे, अगर हमारी पीडब्ल्यू की जो आपकी सीयूडी की जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसमें आपको देश के सारे अलग अलग जगह से बच्चे मिलेंगे जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हो, तो आपको एक लेवल पता चलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया पर किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। कम से कम 5-10 आपको प्रैक्टिस सेशन जो है टेस्ट सीरीज के वो तो अटेंड करने ही है, तब आपको जाके पता चलेगा कि यार इतने सारे बच्चों में 1-1.5 लाख 2 लाख बच्चों में मेरी ये रैंक आ रही है, तो एक्चुअल सीयूईटी में जब 15-20 लाख बच्चे होंगे तो मेरी रैंक क्या होगी। तो वहां पर आपको बच्चे क्या करना है, अपने आप को टेस्ट सीरीज में क्या करना है, एनरोल करना है। फिर यहां पर आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी मिलेगा कि भाई अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हुआ है तो आपको वहां पर आपको ये भी पता चलेगा भाई गलत क्यों कर रहे हो आप, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, क्या ट्रिक्स है जिनसे उनको
सही करा जा सकता है वो भी आपको पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज के बहुत फायदे होते हैं। तो बेटा ये जो कुछ बेसिक फैक्टर्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। पहले पैटर्न हमने बात करी है कि पैटर्न आपको समझना है कि क्या है। दूसरा आपको क्या करना है, एनालाइज द सिलेबस। सिलेबस के एनालिसिस की हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। देन आपको क्या करना है, लर्न द बेसिक्स एंड ट्रिक्स, देन शार्पन द टूल्स, लास्ट में प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट। बेटा ये सारी चीजें हैं जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे लेकर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दूसरों से बेटर होना है, याद रखना। सीबीएसई एग्जाम में आप अपने आप को बेटर करते रहते हो ताकि आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट पुराने रिजल्ट से अच्छा है। अगर आपने 90% कर रहे थे स्कोर तो अब 95 करोगे, 70 करना है कर रहे थे पिछले साल तो अब आप कोशिश करोगे भाई 85 प्लस स्कोर करोगे, है ना। यही होगा कि आपको अपने से बेटर होना है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दूसरे से बेटर होना है। कैसे आपको दूसरों से आगे पहुंचना है ये हम सिखाएंगे आपको। तो पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के। आपको बस क्या करना है, सिर्फ अपना फोकस रखना है, ठीक है। डिसिप्लिन रखना है, फोकस रखना है और डेडिकेशन होनी चाहिए बेटा। आपके पेरेंट्स ने पूरे साल आपके लिए बहुत मेहनत करी है, ये 2-3 महीने आप उनके लिए मेहनत कर दो। जब आपके सीयूटी में एक बढ़िया रैंक आएगी ना तो जो उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, दैट इज ऑल वर्दी। वो है असली सक्सेस कि जब माँ बाप के चेहरे पे आपके रिजल्ट की, आपकी कामयाबी की जो स्माइल होती है ना, उससे बढ़िया खुशी दुनिया में और कुछ नहीं है। तो उसके लिए बेटा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरा साल निकल गया, ठीक है, बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, आप उनकी प्रिपेयर करोगे। बट 2-3 महीने ऐसी प्रिपरेशन करनी है आपकी जब सीयूटी में रैंक आए तो मजा आ जाए, ठीक है बच्चे। तो और भी किसी टॉपिक पर आपको अगर अप्लाइड मैथ्स या फिर इवन कोर मैथ्स के लिए भी आपको कोई भी आपको डाउट हो, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूरा बताओगे। जोन सा चैप्टर आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, चाहे वो कोर मैथ्स का हो चाहे वो अप्लाइड मैथ्स का हो, आप मुझे बताओगे। और सिलेबस की एनालिसिस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सब बताओगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने टाइम पर आपसे इंटरेक्शन होती रहेंगे आपको कुछ ना कुछ नया आपको देता रहूं। जैसे कॉन्सेप्ट मैप का भी बता दिया, कभी फॉर्मूले याद रखने की छोटी छोटी ट्रिक्स बता दी, कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्यू सेकंड्स में उसकी ट्रिक बता दी। तो ये हमारे आने वाले सेशन में सारी चीजें होती रहेंगी। बट आपने जो कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या एनालिसिस ऑफ सिलेबस की वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए, और मैथ्स में या फिर अप्लाइड मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चे। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है और आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मेहनत करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स करने से होता है, ये मेरा फंडा है कि मैथ्स कभी भी पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स करने से होता है, लिखने से होता है। तो विद दिस बच्चे हम एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं एक दूसरे सेशन में कभी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।